So, good morning, everyone. My name is Professor Junaid Khatib, and I welcome you all to this little session. First of the many sessions that we are going to be keeping for counseling for engineering admissions. आसान से आसान भाषा में सेशन को कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोगों को सबको ये चीज अच्छे से समझ में आए। वेरी क्विकली चैट विंडो में या अनम्यूट करके कैन यू गाइस लेट मी नो कि आपके रिजल्ट्स आने के बाद कितने लोग हैं जिनको टेंशन आया है एडमिशन का क्या होगा, ऐसे कितने हैं? बिकॉज व्हेन आई सी द लिस्ट इसमें पेरेंट्स ही पेरेंट्स हैं सारे। वन आई कैन सी द रेज हैंड बट इट्स कॉल्ड सैमसंग सो आई डोंट नो कौन है। हम्म। फिर ये नॉर्मल सी बात है कि जैसे भी रिजल्ट्स आता है एडमिशंस को लेकर टेंशन टेंशन होता ही है, पेरेंट्स को थोड़ा सा वरीड होते ही हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा। बट लेट मी स्टार्ट बाय टेलिंग यू दिस। सबसे पहली चीज आप ये कीजिए कि आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए व्हेन इट कम्स टू एडमिशन। के लिए नहीं है कि अपने को बोल के वो अच्छा लगे या वो थोड़ा एंजाइटी अपनी कम हो। बट द फैक्ट इज हर साल ये देखा गया, एंड आई बीन डूइंग दिस फॉर 20 इयर्स नाउ। आई रिमेंबर एग्जैक्टली इन 2003 ये काउंसलिंग सेशंस जब हमने स्टार्ट किए थे। जैसे 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 टाइम गया है ना, एडमिशन टू इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैव बिकम इजियर एंड इजियर एंड इजियर। एक और चीज दैट आई वुड वांट टू हाईलाइट इज कि गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है इंजीनियरिंग एडमिशन का, वो बहुत अच्छा है और बहुत ट्रांसपेरेंट है। यानी अगर आप उस प्रोसेस को बराबर से फॉलो करते हैं ना, तो ऐसा होगा ही नहीं दैट यू आर नॉट गेटिंग द सीट दैट यू डिजर्व। आई एम नॉट सेइंग दैट द सीट दैट यू वांट, द सीट दैट यू डिजर्व, ऐसा नहीं होगा। Just that we need to be you can say alive enough to know कि बाबा ये प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या, इस प्रोसेस को फॉलो कैसे करना है, इस प्रोसेस को यूज कैसे करना है। और एग्जैक्टली यही चीजें हम आज और आगे आने वाले सारे सेशंस में इंप्लीमेंट करने की या बताने की कोशिश करेंगे। आप प्लीज बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। एंड आई से दिस विथ लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस कि आराम से आपका इंजीनियरिंग का जो एडमिशन प्रोसेस है वो खत्म होने पर यू विल डेफिनेटली हैव अ गुड सीट विथ यू। हाँ, ये जरूर है कि प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, ये जरूर है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है, थोड़ा सा एंग्जाइटी आती है बीच में, दैट्स ओके। बट देन दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर। आई टेल दिस वेरी ऑल द टाइम टू माय स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स। एडमिशन का टेंशन आएगा ना, टेंशन नहीं लेने का, जस्ट गेट कनेक्टेड एंड विल ट्राई एंड फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ज्यादा मुश्किल है। चलिए, बट आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ग्रुप पर वी हैड सेंड यू अ कंप्लीट शेड्यूल कि ये वीक में कैसे 3 से 4 सेशन होने वाले हैं, अलग अलग दिन पे अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग इश्यूज हम कवर करेंगे। On my Instagram handle with the name Junaid Khatib, उसपे भी you'll find a lot of videos pertaining to engineering admissions and information about engineering in general. Now, I guess most of you are interacting with me for the first time, so just a very quick introduction. Uh, we represent Khatib Group of Institutes. We've been in the field of education for the last 20 odd years. So we've been training engineering students, MCA students, BSc students, BCA students for over 2 decades now. Also, let me just quickly introduce to our team the other member and my co-speaker for the session today is Professor Ulka Padwalkar. She has a working experience of over 18 years. She has done her master's in electronics and telecommunication engineering. She has been working with a lot of different engineering colleges, but she has a huge experience of about 16 odd years with Vidyalankar Institute of Technology. Also, she was one of the counselors who used to help students during the admission process at Vidyalankar. So that experience definitely comes in handy as well. She is also our Mumbai director for our study abroad division, and she also counsels students for a lot of universities in US, UK, Canada, and Australia. Well, मेरा introduction तो खैर मैं दे चुका हूँ. So my name is Junaid Khatib. I've been teaching for the last 20 years. I've done my master's in computer engineering in Mumbai, and we've been counseling since 20 years. I'm also a corporate trainer for Larsen and Toubro, and also have written 5 books on programming. तो ये थोड़ा सा हमारा एक introduction है. And I would really want you to follow us on Instagram and YouTube, क्योंकि आपको बहुत बहुत सारे videos और बहुत सारे आपके questions के answers admission से related, engineering से related, studies से related आपको वहां पर मिलेगा. Now, I hope my audio is very clear. I hope things are absolutely crystal clear.
Now what we'll do is I'll just take you through the agenda for the session today कि आज के सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं और उसके बाद obviously we'll get started with our discussion. Please remember इसमें कई सारे सेशंस होने वाले हैं और कई सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, लेकिन क्या है इतनी सारी चीजें ना वो एक सेशन में नहीं हो सकता। सो इसलिए छोटे 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 बहुत सारे सेशन टाइम टू टाइम यहां पर होते रहेंगे। जस्ट अ सेक। सो बहुत सारे सेशंस अपने होते रहेंगे और जब एडमिशन प्रोसेस भी चलेगा तो इसके बीच में भी ये सारे सेशंस चलते रहेंगे जिसमें टाइम टू टाइम आपको बताया जाएगा कि इस वक्त एडमिशन में आपको क्या करना है। Also, let me make this very clear. At no point in time we'll be asking you to pay anything. ये सारे के सारे sessions absolutely free होते हैं for all the students, for all the parents. So you're always free to invite anyone to these sessions. Okay, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग की अलग अलग ब्रांच कौन सी है, कौन सी ब्रांचेस होती है, हर ब्रांच में आप क्या पढ़ते हो, हर ब्रांच का स्कोप क्या है, और वो सारी चीजें हम आज समझने जा रहे हैं। होता क्या है, जो स्टूडेंट्स है ना उन्होंने कुछ गिनी चुनी ब्रांचेस सुनी हुई है, राइट। अपने को ना बहुत सारे इंजीनियरिंग की ब्रांचेस जो है वो हमको पता नहीं होता। हमको ये पता नहीं होता कि वो ब्रांचेस में अलग अलग डिफरेंस क्या है, सिलेबस में क्या डिफरेंस है, स्कोप में क्या डिफरेंस है। सिंपल चीज जो हम हमेशा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं, देखिए जब भी आप ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग सेलेक्ट करते हैं अपने को ये मालूम है कि ये वो डिसीजन है ना विच इज गोइंग टू शेप योर लाइफ। मतलब ये मतलब ये कि आप आज जो डिसीजन लोगे और अगले महीने भर में अब आपका जब भी सीईटी का रिजल्ट आएगा, आप जब भी एडमिशन प्रोसेस में जाओगे, जो ब्रांच आपने सेलेक्ट कर ली वो आपको लाइफ लॉन्ग ये डिफाइन करेगा कि आप क्या काम करते हैं। तो ये अगले एक महीने का जो डिसीजन है ना, इट इज गोइंग टू शेप योर एंटायर लाइफ। तो ये चीज अपने को समझना जरूरी है, इसलिए बहुत 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 सोच समझ के अपने को डिसीजन लेना पड़ता है। ऑल्सो दो टाइप के आप डिसीजंस ले सकते हैं। एक होता है इंटेलिजेंट डिसीजन, राइट, या इन्फॉर्म डिसीजन भी उसको बोला जाता है। और एक होता है पॉपुलर डिसीजन। पॉपुलर डिसीजन क्या होता है? पॉपुलर डिसीजन का मतलब होता है कि अरे सब सब लोग कौन से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अरे हाँ चलो सब लोग नील कैन यू प्लीज कीप योर सिस्टम्स म्यूटेड। सो पॉपुलर डिसीजन ये होता है कि अरे सब लोग कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं तो चलो मैं भी कंप्यूटर साइंस में जाता हूं, या सब लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहे हैं तो मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स में जाता हूं। ये होता है आपका पॉपुलर डिसीजन। लेकिन आप समझिए, समथिंग दैट वर्क्स फॉर समवन डज नॉट नेसेसरली मीन दैट विल वर्क फॉर मी। अगर मान लीजिए मेरा फ्रेंड वो इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स उसको सूट करता है, डज नॉट मीन कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे को भी सूट करेगा। अपने लिए बहुत जरूरी होता है ये जानना कि भाई हर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में क्या 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 चीजें होती है, और उसके बाद जानने के बाद आप डिसीजन लीजिए। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स को कि आप जब एक सिंपल सा एक शर्ट भी खरीदने जाते हो ना, आप पहले 10 अलग शर्ट्स निकालते हो। खरीदना आपने एक ही है, लेकिन आप 10 देखोगे ना पहले, एंड देन यूल हैव रीजंस कि भाई ये मेरे को इसलिए पसंद नहीं आया, वो मेरे को इसलिए पसंद नहीं आया, हाँ ये वाला मेरे को पसंद आया। सो यू विल ऑलवेज हैव रीजंस, और फिर आप वो 10 में से एक सिलेक्ट करते हो। ऐसे ही जब आप इंजीनियरिंग की ब्रांच आप जब सेलेक्ट करते हो, आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले रहा हूं तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों ले रहा हूं, मैं क्या करना चाहता हूं उससे। आप अगर मेरे को बोलते हैं कि नहीं मेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं करना है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को क्यों नहीं करना है, राइट, ये भी पता होना जरूरी है। होता क्या है, ज्यादातर स्टूडेंट्स उनको पता नहीं होता, सुना सुनी बातों पर काम करते हैं, और ये चीज मत कीजिएगा। और प्रिसाइसली दिस वाज द रीजन आज से 20 साल पहले हमने सेशन स्टार्ट किए थे कि सुना सुनी बातों पे पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं, एंड वी हैव सीन इन आवर करियर एट डिफरेंट लेवल्स कि आगे चल के फिर वो स्टूडेंट अटक जाता है, बिकॉज स्टूडेंट एक ऐसी चीज कर रहा है जो ना उसको सूट करती है ना उसमें उसका करियर बनता है। एक और चीज, आज जब हम डिसीजन लेते हैं ब्रांच का, और खास करके ये बात मैं ना पेरेंट्स से करना चाहूंगा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मैं भी क्या ब्रांच ले रहा हूं। आपको आगे 8-10 साल का देखकर आज डिसीजन लेना है।
जैसे आज आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लोगे, जिस किसी भी इंजीनियरिंग में गए आप, जिस किसी भी कॉलेज में गए आप, तो के 4 साल वो हो गए। ये जो जनरेशन है को आज मास्टर्स के बिना चलेगा ही नहीं। प्रीवियस जनरेशन का काम चल गया बिना मास्टर्स के, लेकिन आज मास्टर्स करना आपके लिए मैंडेटरी हो गया है। आज सुपर स्पेशलाइजेशन का जमाना है। आपके इंजीनियरिंग के बाद आपका साल या 2 साल का आपका मास्टर्स होता है, तो 4 और 2 6 साल ये निकल गए। उसके बाद आप मार्केट में आके आप जॉब देखोगे कि भाई प्रिसाइसली मैंने क्या करना है। मतलब ये है कि आज जो मार्केट में चल रहा है वो ठीक है, लेकिन आप तो मार्केट में कब आने वाले हो आज से 6 साल के बाद। तो यू हैव टू लुक एट कि व्हाट इज गोइंग टू बी रेलेवेंट आज से 6 साल के बाद, 7 साल के बाद क्या चीज रेलेवेंट रहने वाली है, सोचना जरूरी है ये डिसीजन लेने के पहले। तो ये एक विजन बनाने की हम अपने सेशंस में कोशिश करते हैं। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट्स टू ऑल द इंफॉर्मेशन दैट स्टूडेंट्स हैव, बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग गूगल देखते हो, बहुत अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग इन इट। पहली चीज तो ये कि गूगल पे लिखी गई हर चीज सही नहीं होती, और उसको रूल बना के आप अपना डिसीजन मत लीजिएगा। और एक विजन की जो जरूरत है, पेरेंट्स आर द बेस्ट पीपल टू गाइड यू। तो स्टूडेंट और पेरेंट ने मिलके वो डिसीजन लेना है कि हमने कौन सी ब्रांच लेनी है। ये आपका सबसे 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 क्रिटिकल डिसीजन होने वाला है इन द नेक्स्ट मंथ। एक सो ये सोच समझ के लेना बहुत जरूरी होगा आपके लिए। एक और बात मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं होता कि ये ब्रांच अच्छी है या ये ब्रांच खराब है, ऐसा नहीं। ये जरूर है कि भाई कोई ब्रांच का डिमांड थोड़ा ज्यादा है, कोई ब्रांच का डिमांड थोड़ा कम है। जैसे सिंपल से किसी भी डीलर जो जो शूज में डील करते हैं, अपना उनसे बात कीजिएगा। शूज के ना अलग अलग साइज आते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, जनरली ये 5 साइज के शूज आते हैं। अब हो सकता है उसमें से साइज 8 ज्यादा बिकता है क्योंकि ज्यादा लोगों का साइज वो है। दैट डज नॉट मीन दैट साइज 7 और साइज 6 इज बैड और साइज 10 इज बैड। Just that there is something which suits more people, तो डिमांड ज्यादा है। There is something which suits less people, तो उसका डिमांड कम है। तो यहाँ पर यहाँ से हमारा एम ये नहीं है आपको बताना कि ये ब्रांच ज्यादा अच्छी है या ये ब्रांच ज्यादा अच्छी है, ऐसा नहीं होता। अब आई कम फ्रॉम कंप्यूटर्स बैकग्राउंड, आई एम अ प्योर 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 कंप्यूटर गाय। उल्का मैम शी इज प्योरली फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, दैट पर्टिकुलर बैकग्राउंड। लेकिन दैट डजंट मीन कि जस्ट बिकॉज मैंने कंप्यूटर्स किया इसलिए कंप्यूटर्स अच्छा हो गया, या मैम ने अगर टेलीकॉम किया तो टेलीकॉम अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होता। आप सारे ब्रांचेस को समझिए। एक और चीज आप समझिएगा कि ग्लोबली अगर हम देखें, इंजीनियरिंग डिग्री अपनी एक ऐसी है ना जो ग्लोबली आपके लिए वैल्यू रखती है, ग्लोबली उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। दुनिया में हर टाइप के इंजीनियर का डिमांड है ही, सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसा नहीं होता कि अरे ये जो ब्रांच है ना आउटडेटेड है। मेरे को ना ये वर्ड समझ ही नहीं आते जो बच्चे कई बार यूज करते हैं कि अरे ये ब्रांच ना आउटडेटेड है, ये ब्रांच का डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं है ऐसा नहीं होता, डिमांड कम ज्यादा हो सकता है, वो टाइम टू टाइम चीजें बदलती है। राइट, एक टाइम था एवरीबॉडी वांटेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, एक टाइम था एवरीबॉडी वांटेड टू टेक मैकेनिकल। आजकल जो जो हवा चल रही है, एवरीबॉडी वांट्स टू टेक कंप्यूटर्स। मैं हवा चल रही है इसलिए बोलता हूँ कि वो एक ट्रेंड होता है जो 2 4 5 साल चलता है और वो बदलता है, और ये हमने 20 साल से ट्रैक किया हुआ है। ऐसा ये नॉर्मल सी चीज है। सो कभी भी नेवर अप्रोच द एडमिशन प्रोसेस विद बायर्स माइंड। अपना माइंड ओपन करके चलना अपने लिए बहुत जरूरी है। हमेशा ये सोचिएगा कि मैं सारे ब्रांचेस के बारे में समझूंगा, उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा। ये मत बोलना अरे मेरे को तो कंप्यूटर में ही जाने का है, तो मैं इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में क्यों जानकारी लूं। ऐसा नहीं है। आप समझिए तो सही उसमें है क्या, उसके बाद फिर आप बोलिए कि नहीं बाबा इसमें ये चीज है, ये मेरे को पसंद नहीं आ रही, मैं नहीं करूंगा, दैट्स फाइन। लेकिन सिर्फ मेरे को मालूम नहीं था, या मैंने सुना नहीं था, या गूगल पे नहीं मिला इसलिए मैंने नहीं लिया, ये गलती मत करना स्टूडेंट्स। तो ये अपने लिए जरूरी है। तो आपके सामने जो चार्ट रखा गया है, कृष्णा कैन यू प्लीज कीप द सिस्टम म्यूटेड प्लीज। ओके थैंक यू। सो आपके सामने ये जो चार्ट रखा गया है, इसमें जो ये फर्स्ट लेवल आपको दिख रहा है, ये आपके कोर ब्रांचेस हैं, जिसमें मैकेनिकल आ गया, सिविल आ गया, इलेक्ट्रिकल आ गया और केमिकल आ गया। बहुत सारे ब्रांचेस है, बहुत सारे
सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आज का अपना जो फोकस है वो कंप्यूटर और उससे रिलेटेड जो ब्रांचेस है उस पे होगा। कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज हम इस पे बात करेंगे। और उसके बाद उल्टा मैम विल टेक यू थ्रू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, वो सारे। तो आज का जो अपना फोकस है ये ब्रांचेस के ऊपर है। ऑब्वियसली जो बाकी ब्रांचेस है हम हर चीज डिस्कस करने वाले हैं, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, आपका केमिकल, सब कुछ, लेकिन एक सेशन में ना बहुत लंबा हो जाता है, तो हमने उसको अलग 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 सेशंस में डिवाइड किया हुआ है। ये भी नहीं कर सकते हैं कि चलो सब आज ही डिस्कस करने का, तो एकदम भागा भाग डिस्कस करते हैं, नहीं। 12 जून को आपका रिजल्ट आने वाला है, का एडमिशन प्रोसेस 20-22 जून से पहले शुरू होने वाला नहीं है। तो अपने पास ये 10-12 दिन का टाइम है पूरी इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए। और ये भी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये 10-15 दिन में जो इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी ना, आपके लिए काफी सारी चीजें आसान हो जाएगी। विल हेल्प यू विद कट ऑफ्स, विल हेल्प यू विद कॉलेज रिव्यूज। यानी ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि आप ये देख ढूंढना चाह रहे थे और ये आपको हमारे सेशंस में नहीं मिले। योर क्वेरीज आर ऑलवेज वेलकम। ग्रुप को हम थोड़ा लॉक इसलिए रखते हैं, नहीं तो अननेसेसरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वाले मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए उसको थोड़ा सा हम क्लोज रखते हैं ग्रुप को। नहीं तो हमारे जो भी एडमिन्स है ग्रुप में, दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज। चलिए, now with this information I'll get started with the stream computer engineering today. But before I start with my discussion, in the meantime, अगर किसी को भी कुछ भी पूछना है at this point in time, please feel free. You can always unmute and speak, या आप chat window में डाल सकते हैं। Obviously, at the end of the session, हर सेशन के एंड में एक एक डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जिसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की हम कोशिश करेंगे। बट अभी एनीथिंग स्पेसिफिक दैट यू वांट टू आस्क, प्लीज फील फ्री, आप अनम्यूट करके आप अभी पूछ सकते हैं, एंड देन आई विल गेट स्टार्टेड विद कंप्यूटर इंजीनियरिंग, प्लीज। ओके, सो नो क्वेरीज एज सच। सो व्हाट आई विल नाउ डू इज, पहले तो मैं अपना कैमरा बंद कर देता हूं ताकि आपको फुल स्क्रीन दिख सके ये, एंड देन ऑब्वियसली आई विल जस्ट कीप स्पीकिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, नीडलेस टू से एडमिशन प्रोसेस में पिछले 2-3-4 साल से जो ब्रांच जिसको सबसे ज्यादा डिमांड रहा है, जिसके क्लोजिंग्स भी सबसे ज्यादा हाई हैं, सबसे ज्यादा एनरोलमेंट जिसमें हुए हैं, वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कोई कोई यूनिवर्सिटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग बोलती है, कोई कोई यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस बोलती है। सो बेसिकली इसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। बट क्या हमको ये पता है कि एग्जैक्टली कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हम क्या कर सकते हैं, क्या पढ़ते हैं, स्कोप क्या है, और मेरे को जॉब क्या मिल सकती है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन से कॉलेजेस में करना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि मैं जब कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता हूं तो उसमें मैं एग्जैक्टली क्या पढ़ता हूं, सिलेबस में क्या होता है, राइट। नाउ अपने को पता है कि इंजीनियरिंग 4 साल की 4 साल का कोर्स है अपने पास। तो ये 4 साल में ब्रेकअप क्या है ये अपने को समझना जरूरी। पहली चीज ना ना बिकॉज I've trained about now about 17,000 engineering students and most of them computers because that is what my specialization is. एक जो सवाल जो 12th से आने वाले बच्चों के या पेरेंट्स के दिमाग में होता है ना, तो पहला सवाल ये होता है कि अरे मेरे बच्चे को ना प्रोग्रामिंग नहीं आती, वो 12th स्टैंडर्ड में उसने कंप्यूटर नहीं लिया था, या लिया भी था कंप्यूटर साइंस तो भी उसको समझा नहीं, प्रोग्रामिंग नहीं आती है, तो इसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग बन जमेगा या नहीं। ना प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये कॉमन सवाल है, बच्चे ना पहले ही डर जाते हैं प्रोग्रामिंग। ना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बच्चों, आपको मैं एक बात बताऊं, आपने 11th-12th में कंप्यूटर साइंस लिया है या नहीं लिया है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है व्हेन यू कम एंड स्टडी कंप्यूटर इंजीनियरिंग। द रीजन बीइंग, आपको इंजीनियरिंग में प्रोग्रामिंग भी एक्चुअली एब्सोल्यूट बेसिक से पढ़ाई जाती है। वो ये मान के चलते ही नहीं है कि आपको कोई भी बैकग्राउंड है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज, जिन बच्चों ने भी 11th-12th में भी अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, तो डोंट थिंक दैट देयर इज सम ह्यूज एडवांटेज और अ बिग एडवांटेज, क्योंकि आप अगर देखेंगे ना, आपका जो सिलेबस था कॉम साइंस का,
उसमें बहुत गिने चुने कॉन्सेप्ट थे। पर प्रोग्रामिंग के नाम पे आपने बेसिकली पढ़ा ही क्या है? आपने पढ़ा है HTML। प्रोग्रामिंग नहीं है। और दूसरी चीज है, जो थोड़ा बहुत सी प्लस प्लस था वो भी आपने ऑप्शन में रख के आपने वो सब्जेक्ट क्लियर कर दिया। द पॉइंट इज, आपने 12th या 11th में जो कंप्यूटर साइंस देखा है, आप उसके ऊपर कंप्यूटर इंजीनियरिंग को जज नहीं करेंगे, क्योंकि दैट इज एन एब्सोल्युटली नो इंडिकेटर। मैं वही चीज इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को भी बोलता हूँ कि मैं 12th का जो इंजीनियरिंग है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आपने पढ़ा है, आप उसके ऊपर इंजीनियरिंग को मत जज कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट है। प्रोग्रामिंग आपको बेसिक से सिखाई जाती है। एक और बात, 4 साल के इंजीनियरिंग में ना आप 42 सब्जेक्ट्स आप लगभग पढ़ोगे, 40-42 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे। इसमें से हार्डकोर जो प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स है वो 4 से 5। जनरली सेमेस्टर 2 में आपके पास C++ में से एक होता है, आपके पास एक जावा का पेपर आता है, डेटा स्ट्रक्चर्स एक बहुत अमेजिंग सब्जेक्ट है, वो आता है जनरली सेकेंड ईयर में, पाइथन। यानी 42 सब्जेक्ट्स में से ना हार्डली 4 या 5 सब्जेक्ट है विच आर हार्डकोर प्रोग्रामिंग। ये मत भूलिएगा, ये मत भूलिएगा कि देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स टू कंप्यूटर्स, राइट? उसमें बहुत सारी चीजें होती है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, और वो सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं होता। जैसे अलग अलग डोमेन्स है कंप्यूटर्स के, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, साइबर सिक्योरिटी आ गया, आपका इमेज प्रोसेसिंग आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, डीप लर्निंग आ गया, दुनिया भर की चीजें होती है, को ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। ठीक है। तो अब अगर आप ये स्लाइड पे देखेंगे ना, फर्स्ट ईयर जो इंजीनियरिंग का होता है वो सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन होता है। यानी आप किसी भी कॉलेज में जाइए, आपके फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। जनरली उसमें क्या होगा, आपके पास C++ प्रोग्रामिंग का एक आधा सब्जेक्ट होता है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग जिसको बोला जाता है वो होता है, मैथमेटिक्स होता है, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स BEE जिसको बोला जाता है वो होता है। इन सम ब्रांचेस, इन सम कॉलेजेस यू विल हैव मैकेनिकल के, सॉरी, यू विल हैव मैकेनिक्स एज वेल। ये जरूर है कि ऑटोनॉमस कॉलेजेस में क्या होता है, कोई कोई सब्जेक्ट जो सेमेस्टर 1 में है दूसरे कॉलेज में, उनके पास सेमेस्टर 2 में होता है, या कहीं सेमेस्टर 2 में है तो उनके पास सेमेस्टर 1 में होता है। बट बेसिकली फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में आपके बेसिक्स होते हैं सारे डोमेन्स के, जो आपको सिखाए जाते हैं, जो आप किसी भी ब्रांच में जाइए, दे आर गोइंग टू रिमेन एग्जैक्टली द सेम। See, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आई जस्ट लिस्टेड डाउन द मोर इंपॉर्टेंट वंस। व्हेन आई से मिडिल इयर्स, बेसिकली इसमें मेरा मतलब होता है सेमेस्टर 3, 4 एंड 5। तो उसमें आपका प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा, आपके थोड़े से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, आपके आपके अलग अलग डोमेन्स में स्पेशलाइजेशन आपका सेकेंड ईयर में स्टार्ट होता है। हाँ, फाइनल ईयर में जब आप आते हो ना, वहां पर आपके पास कुछ इलेक्टिव्स होते हैं, जो सेमेस्टर 7 में और सेमेस्टर 8 में आपने लेना है। तो कॉमन जो आपके पास इलेक्टिव्स होते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, कॉग्निटिव हो गया, डीप लर्निंग हो गया। ये सारे आपके पास स्पेशलाइजेशंस हो सकते हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आएगा, इसमें मशीन लर्निंग भी आएगा। तो आप ये सारी चीजें आप सीखते हो। बिल्कुल भी अपने दिमाग में ये मत लाइएगा कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग बोलेंगे ना तो इट इज अबाउट प्रोग्रामिंग ओनली, और ये खाली कोड लिखना होता है। ऐसा नहीं होता। आई एम एब्सोल्युटली नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि कोडिंग आएगा, लेकिन कोडिंग इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। और आप जब डेप्थ में जाके पढ़ोगे, जब आप अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आप कोडिंग भी कर लोगे और आपको बड़ा मजा आएगा। आप ये समझ के मत चलिएगा कि अरे अभी कोडिंग मेरे को आने वाली नहीं है। सी व्हेन यू स्टार्ट, पहले महीना भर ना किसी को भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता ही है, बट देन दैट अप्लाइज टू ऑल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट्स। मैकेनिक्स पढ़ोगे, पहले 15 दिन आपको समझेगा ही नहीं। आप BEE पढ़ोगे तो शायद पहले 15 दिन आपको समझेगा ही नहीं। हाँ, ये जरूर है, कोई सब्जेक्ट पे ग्रिप थोड़ी जल्दी आएगी, किसी को थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये चीज है। अब जैसे 12th में आपने सिंगल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन ये सब पढ़ा है, तो जब अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपको इंटीग्रेशन दिखेगा ना, तो यू विल फील कंफर्टेबल कि हाँ भाई ये मैंने पहले देखा है। या आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, आपने लिमिट्स पढ़ा है, तो वो चीज जब यहां दिखेगी आपको मैथमेटिक्स में, तो आपको लगेगा हाँ चलो ये मेरे को आता है। आता है नहीं, वो आप पहले देख चुके हो, इसलिए आपको ऐसा लगता है। फिर नए कॉन्सेप्ट दिखेंगे, उसको समझ में आने थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक सिंपल सी चीज मैं आपको बोलता हूँ, कभी भी
इंजीनियरिंग के किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी कॉन्सेप्ट को आप डरिए मत या उसका ब्लॉक मत बना लीजिए आप दिमाग में। आप ये समझ के चलिए कि कोई भी सब्जेक्ट जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपको पहले 2-4 दिन उससे कंफर्टेबल होने में उतना टाइम लगेगा ही, एंड व्हेन यू कैन गेट स्टार्टेड। तो ये आपका सिलेबस होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज उल्का। सेम थिंग अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो नेक्स्ट प्लीज। अब ये एक बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों के दिमाग में कि भाई कंप्यूटर इंजीनियरिंग करो या आईटी इंजीनियरिंग करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक ब्रांच है, मशीन लर्निंग भी एक ब्रांच है, डेटा साइंस भी एक ब्रांच है। अब ये 5-6 में से कौन सी सेलेक्ट करने का, कौन सी बेटर है, इनमें डिफरेंस क्या है? ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि भाई इसमें डिफरेंस क्या है और कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करना चाहिए। Now guys, let me tell you something which you might find a little amusing also. आपको थोड़ा अजीब सा भी लगेगा और शायद इंटरेस्टिंग भी लगे। I'll tell you, when I had secured admission to engineering in 1997, अब ना एक ही ब्रांच हुआ करती थी, which was computer engineering. अब वो टाइम पे ऐसा होता था कि भाई सबको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। तो गवर्नमेंट को सीट्स बढ़ानी थी, तो उन्होंने एक और ब्रांच इंट्रोड्यूस कर दी, जो बन गई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगले 10-12 15 साल तक कंप्यूटर और आईटी ये दो ही इंजीनियरिंग हुआ करती थी सॉफ्टवेयर। रीसेंट पिछले 4-5 साल में अगर आप देखेंगे ना, पिछले 4 साल में टू बी प्रिसाइज, सडनली इंजीनियरिंग में आपको एआई एंड डीएस डेटा साइंस दिख रहा है, मशीन लर्निंग भी दिख रहा है। हाउ सिमिलर और डिफरेंट आर दीज ब्रांचेस? अगर आप इनका सिलेबस कंपेयर करेंगे, सी आई डोंट गो बाय व्हाट गूगल सेज, आई डोंट गो बाय व्हाट सम कॉलेज का वेबसाइट सेज, आई विल कंपेयर देम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। आई टीच अबाउट 19-20 ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो एटलीस्ट उतना आइडिया मेरे को है कि कौन से सब्जेक्ट में क्या होता है। अगर आप ध्यान से सिलेबस एनालाइज करेंगे ना, आई कैन टेल यू 80-85% of the syllabus of all these branches are the same. मतलब आप यहां पे आपके स्लाइड पे जो दिख रहा है ना, फर्स्ट ईयर और मिडिल ईयर्स, ये करिकुलम कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, आईटी इंजीनियरिंग का, डेटा साइंस, एआई, एमएल, साइबर सिक्योरिटी, सब में लगभग सेम होता है। क्योंकि ये बिना बेसिक के तो हो ही नहीं सकता ना। हाँ, फर्क किधर पड़ता है? फाइनल ईयर में आपके एक आध दो सब्जेक्ट अलग होते हैं, या आपके पास जो इलेक्टिव्स होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। तो डिफरेंस 10 से 15% का नहीं है ना। एक चीज व्हाट आई कैन टेल यू इज कि मान लीजिए अपने सामने 5 स्टूडेंट है, एक ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है, एक ने आईटी इंजीनियरिंग किया है, एक ने डेटा साइंस किया, एक ने मशीन लर्निंग किया, एक ने से साइबर सिक्योरिटी किया, मुंबई यूनिवर्सिटी। ये जो पांचों स्टूडेंट होंगे ना, ये पांचों के पांचों का स्किल सेट सेम ही होता है। आपने 2 सब्जेक्ट खाली अलग पढ़ लिए तो क्या अलग पढ़ लिया? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, वो सिर्फ ये ब्रांच को अलग बताने के लिए किया गया है। आप अगर देखेंगे टू द कोर ऑफ इट, कुछ स्किल सेट में फर्क पड़ ही नहीं रहा है स्टूडेंट के। कोई फर्क नहीं है, स्किल सेट सेम ही है सब। इसलिए आपको दिखेगा कि कंपनीज जब रिक्रूटमेंट के लिए आती है, सॉफ्टवेयर कंपनीज जब आती है, सपोज मान लीजिए आज टाटा कंसल्टेंसी एक कॉलेज में अगर प्लेसमेंट के लिए आती है और उनको सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट चाहिए, so they'll hire everyone, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग, एआई वाला, डेटा साइंस वाला, मशीन लर्निंग वाला, वो सबको हायर करेगी। वो ये नहीं बोलती है, कभी आज तक मैंने देखा नहीं कि कोई भी कंपनी आती है और बोलती है वी वांट ओनली कंप्यूटर इंजीनियर्स और वी वांट ओनली डेटा साइंस इंजीनियर्स। ऐसा नहीं होता। तो एक सिंपल सी चीज जो मैं आपके सामने आपको बताना चाह रहा हूं यहां पर, कि जब एडमिशन का टाइम आएगा, दिखने को वो 5 ब्रांचेस अलग 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 दिख रही है, बट आप ये समझ के चलिए कि वो पांचों की पांचों सेम है। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स। अच्छा, वी वर्क एज स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स, हम लोग कई सारे स्टूडेंट्स के लिए भी अप्लाई टू यूनिवर्सिटीज ग्लोबली, यूएस में, कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में। एक बात मैं आपको बोलता हूं, अगर आप मान लीजिए आप मेरे पास आते हो और मेरे को बोलते हो कि ओके आई वांट टू अप्लाई फॉर सम स्पेशलाइजेशन, कंप्यूटर बेस्ड स्पेशलाइजेशन इन द यूएस, आप ये पांचों में से कोई भी ग्रेजुएट होंगे, कंप्यूटर इंजीनियर होंगे आप, या आईटी होंगे, या डेटा साइंस, या एआई, आप कोई भी होंगे, आप सभी के सभी उसके लिए एलिजिबल है। पॉइंट इज,
पांचों ब्रांच बोलने को अलग अलग दिखती है, लेकिन उनका करिकुलम ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो स्किल सेट स्टूडेंट के पास होगा वो सेम ही है। आपके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो सेम ही है। आपके पास स्टडी अब्रॉड के जो ऑप्शंस है या मास्टर्स के जो ऑप्शंस है वो सेम ही है। सी मेरी ना बहुत सारी बातें ना बहुत सारे लोगों को या इनको पसंद नहीं आती, बट द फैक्ट इज अपने मार्केट में एजुकेशन में बहुत सारी चीजें की जाती है जस्ट टू मेक थिंग्स सेलेबल। दिस कैनॉट बी डिनाइड कि एजुकेशन इज अ बिजनेस अपने यहाँ पर। तो क्या अभी एआई जो नाम है वो इतना दिख के आता है ना कि किसी को भी लगता है चलो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ता हूँ, नाम है वो। या मशीन लर्निंग, अरे हाँ मशीन लर्निंग कुछ तो बहुत लेटेस्ट है, किसी को पता ही नहीं है मशीन लर्निंग क्या है, लेकिन हाँ मशीन लर्निंग नाम बड़ा एक्साइटिंग लगता है, चलो मशीन लर्निंग अपन अपन ले लेते हैं ब्रांच। तो ये सारी जो चीजें ना मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से की गई है, लेकिन आप अगर अंदर घुस के उसका सिलेबस या करिकुलम देखेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को मैंने देखा है कि अरे नहीं मेरे को कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेने का है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं मिला तो मैं दूसरा कुछ भी दूसरा नहीं लूंगा। अरे मेरे को आप एक बात बताइए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी इंजीनियरिंग अपने यहाँ अगर सेम है, तो अगर आपको कंप्यूटर नहीं मिल रहा है और आईटी अगर आप नहीं ले रहे हो तो क्या सेंस बनता है? If you're open to computer engineering, you should be open to IT engineering, you should be open to AI, you should be open to DS, you should be open to machine learning. अरे सब सेम ही है, तो आप बोलोगे मैं एक लूंगा और बाकी नहीं लूंगा, इसमें कोई सेंस ही नहीं बनता। इनफैक्ट आई लुक एट इट लाइक दिस, मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूं, मेरे को कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी मिल रहा है, मेरे को आईटी भी मिल रहा है, मेरे को से डेटा साइंस भी मिल रहा है, मेरे को मशीन लर्निंग भी मिल रहा है, मैं क्या करूंगा? मैं कंपेयर करूंगा कि ये चारों जो ब्रांच मिल रही है, तो सबसे अच्छे कॉलेज में मेरे को कौन सी मिल रही है। मान लीजिए कंप्यूटर मेरे को थोड़े से लोअर कॉलेज में मिल रहा है, लेकिन आईटी मेरे को और भी अच्छे कॉलेज में मिल रहा है, तो मैं आईटी लूंगा। सीधा सीधा जो भी ब्रांच आपको बेटर कॉलेज में मिलेगी आप वो लीजिएगा। फर्क नहीं पड़ता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग है क्या, आईटी है क्या, डेटा साइंस है। सी इफ यू विश यू आर मोर देन वेलकम टू कम टू आवर ऑफिस इन बोरीवली, मैं आपको सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ये चीज का कंपैरिजन दे सकता हूं। एंड आई से दिस विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज 18-20 सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रहा हूं आज, लगभग मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं, तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आई कैन गिव यू द कंपैरिजन की क्या होता है। और ये भी मैं बोलता हूं बिकॉज आई डू लॉट ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ना, इंडस्ट्री भी ये कोर्सेज को कैसे देखती है, आई नो इट वेरी वेल। तो आप ये प्लीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग बेटर है या आईटी उससे नीचे है या एआई ऊपर है और डेटा साइंस उससे नीचे, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सेम ही है। अब जैसे ये सिलेबस आपके सामने है, आपको दिखेगा कि पहले दो मॉड्यूल तो सेम ही है, फर्स्ट और मिडिल ईयर के। हाँ फाइनल ईयर में बिग डेटा डाल दिया, थोड़ा सा आईओटी डाल दिया, बट द बेस्ट पार्ट इज अपने यहाँ क्या ड्रामा होता है मैं आपको बोलूं, फाइनल ईयर में ना मान लीजिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, उसमें दो सब्जेक्ट कॉमन होंगे और से बिग डेटा और क्लाउड इलेक्टिव होगा। आईटी में जाओगे सपोज, बिग डेटा और क्लाउड कंपलसरी हो गया, मे बी दूसरा कोई दो सब्जेक्ट्स इलेक्टिव हो गया। यानी सीधा सीधा मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेकर भी इवेंचुअली वो सब्जेक्ट्स पढ़ सकता हूं जो मैं एज एन आईटी इंजीनियर पढ़ता या जो मैं एज अ से डेटा साइंस इंजीनियर पढ़ता। तो फर्क कुछ पढ़ने वाला नहीं है, राइट? वो कंफ्यूजन आप अपने मन से निकाल दीजिए। ऑब्वियसली इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस है तो विल बी टेकिंग देम शॉर्टली। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सिमिलरली डेटा साइंस अगर आप यहां पे देखेंगे, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, आपको एक खाली वो फाइनल ईयर के कॉलम में एक एक दो दो फर्क दिखेगा, बाकी फर्स्ट ईयर और मिडिल ईयर एकदम सेम है, सोचने के लिए उसमें कुछ बचता ही नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। मशीन लर्निंग इसमें भी आप अगर देखेंगे तो ये आ गया, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी खाली आपको लास्ट कॉलम में फर्क दिखेगा, बाकी कुछ भी फर्क दिखने वाला नहीं है, सेम ही है। नेक्स्ट प्लीज। Now, before I go to the scope, I would still want to highlight couple of things कि अपने कोर्स में कंटेंट को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और थोड़ा सा मशीन लर्निंग क्या होता है। देखिए, कंप्यूटर्स के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं ना, उसमें हमेशा दो चीजें होती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सी हार्डवेयर का बेसिकली मतलब क्या है मालूम है? एनी डिवाइस दैट कैन बी फिजिकली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर वो आपका हार्डवेयर हो गया। तो जैसे अभी मेरे सामने कीबोर्ड है, ये माउस है, ये मॉनिटर है, या रैम है, हार्ड डिस्क है, ये सारा हार्डवेयर हो गया। और अ कोड, अ सॉफ्टवेयर इज समथिंग व्हिच रन्स दैट पर्टिकुलर हार्डवेयर। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं,
अगर मैं कंप्यूटर को एक गाड़ी से कंपेयर करूं, तो एक गाड़ी में बहुत सारे पुर्जे लगे हुए होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। गाड़ी के जो पार्ट्स हो गए ना, वो हो गया उसका हार्डवेयर। और एक ड्राइवर है जो उस गाड़ी को चलाता है, वो हो गया आपका सॉफ्टवेयर। तो बिना ड्राइवर के गाड़ी ने तो कहीं नहीं जाना ना। तो वही चीज है कि बिना सॉफ्टवेयर के आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं, ये चीज है। नाउ प्लीज रिमेंबर, चाहे आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग लीजिए, आईटी लीजिए, डेटा साइंस लीजिए, एआई लीजिए, मशीन लर्निंग लीजिए, अपना जो कोर्स है वो 100% सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड है। उसमें हार्डवेयर नहीं सिखाया जाएगा। सब्जेक्ट के नाम पे खाली आपको आपको माइक्रो प्रोसेसर्स करके एक सब्जेक्ट आता है, और थोड़ा बहुत कंप्यूटर नेटवर्क करके एक आएगा, जिसमें थोड़ा बहुत आपको हार्डवेयर के बारे में पढ़ाया जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक और सब्जेक्ट है सीओए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। उसमें आपको थोड़ा सा हार्डवेयर के बारे में पढ़ाया जाएगा। बाकी 100% कोर्स इज सॉफ्टवेयर। बट समटाइम्स वी माइट से कि अरे, ये तो हार्डवेयर नहीं पढ़ा रहे, तो ये तो अधूरा हो गया। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इट इज गुड कि इट्स अ प्योर सॉफ्टवेयर कोर्स। क्यों मालूम है? देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर बनाता कौन है? इंटेल, एप्पल, आईबीएम, है ना? ये गिनी चुनी कंपनीज है जो हार्डवेयर बनाती है। अब कुछ भी हार्डवेयर इंडिया में तो बन ही नहीं रहा है। जब यहां बन ही नहीं रहा है, तो यहां पे जॉब कहां से आएगा? उसको उतना स्कोप ही नहीं। हाँ, ग्लोबली जो चीज की डिमांड है वो सॉफ्टवेयर की है। आप पेमेंट्स के हिसाब से भी देख लीजिए, आप सैलरीज के हिसाब से भी देख लीजिए, तो सॉफ्टवेयर डोमेन जो है सारा डिमांड उसका है। इसलिए इस कोर्स को प्योरली प्योरली सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के लिए हिसाब से रखा गया है। तो वो अपने लिए एक बड़ा एडवांटेज है, दैट दिस इज 100% सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड कोर्स। ये चीज ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, और डेटा साइंस क्या होता है, मैं ना एक एक करके आपको ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आप सभी लोग इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, या फेसबुक यूज करते होंगे, या नेटफ्लिक्स यूज करते होंगे, सब जगह आता है। ठीक है? पहले समझेंगे कि डेटा साइंस अपनी क्या हेल्प करेगा। समझिए, आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे जब आप रील्स देखते हो, मान लीजिए आपने एक मोटिवेशनल वीडियो आपने अगर देखा, तो वो आपको रिकमेंडेशंस में और मोटिवेशनल वीडियोस दिखाएगा। मैं भी इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूं, आप भी इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, लेकिन आपको जो रील्स दिखाता है और मेरे को जो रील्स दिखाता है वो अलग अलग है। वो कैसे? बेसिकली आप जब यूज करते हो इंस्टाग्राम को, आप कहाँ क्लिक कर रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आपने कितनी देर चीज देखी, वो हर चीज का डेटा जमा कर, और वो उस डेटा को एनालाइज करके उस हिसाब से आपको आगे के रील्स या आगे के वीडियोस दिखाता है। अब सोचिए, दुनिया में जितने लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम सबका हर सेकंड का डेटा रिकॉर्ड कर रहा है कि आप कर क्या रहे हो। अब उसके पास करोड़ों लोगों का ये डेटा है। अब मैं उसको एनालाइज करना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं कि भाई कौन सी चीज है जो लोग ज्यादा देख रहे हैं, कौन सी चीज का डिमांड ज्यादा है। अब ये जो डेटा इंस्टाग्राम ने जमा किया, इसको ऑर्गेनाइज करके उसको एनालाइज करने का है अपने को, ये देखने के लिए कि भाई लोग क्या देखना चाहते हैं। ये कैसे होगा? दिस इज व्हाट डेटा साइंस इज। डेटा साइंस आपको यह सिखाएगा कि आपके पास जो भी डिजिटल डेटा आता है, उसको कैसे एनालाइज करने का, कैसे ऑर्गेनाइज करने का, और उसमें से कैसे वो इंफॉर्मेशन निकालने का जो हम अपने हिसाब से यूज कर सके। ये आपको डेटा साइंस सिखाता है। अब जैसे आप Amazon पे शॉपिंग करते होंगे, Amazon पे आप जब एक चीज खरीदते हो, तो वो सामने आपको रिकमेंडेशन देता है, पीपल हु बॉट दिस ऑल्सो बॉट दिस। जैसे मान लीजिए अगर मैं Amazon पे फोन खरीद रहा हूं, तो मेरे को फोन का कवर भी बताएगा, या फोन के साथ हेडफोन्स बता देगा, या चार्जर, कुछ ना कुछ दिखाएगा कि पीपल हु बॉट दिस ऑल्सो बॉट दिस। Amazon क्या कर रहा है? आप और मेरे जैसा हर कोई जो Amazon पे शॉपिंग कर रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन Amazon जमा करके रखे।
लेकिन वो इंफॉर्मेशन को जब तक वो एनालाइज नहीं कर पाएगा, यूज नहीं कर पाएगा, तो फायदा क्या है उसका? डेटा साइंस इंजीनियर विल लर्न कि ये डेटा कैसे अरेंज करने का, कैसे ऑर्गेनाइज करने का, और उसमें से कैसे इंफॉर्मेशन निकालने का जिसको हम अपने काम के लिए यूज कर सके। ये है आपका डेटा साइंस, ये सीखते हो आप। लेकिन डेटा साइंस में आपने डेटा तो ऑर्गेनाइज कर लिया, लेकिन आपका डेटा दिन रात बदलता जाता है। तो अपने को चाहिए होते हैं ऐसे कोड्स या ऐसे एल्गोरिदम जो जैसे जैसे डेटा बदलेगा वो उस हिसाब से अडेप्ट करे और उसको बहुत एफिशिएंटली प्रोसेस करते रहे। ये जो एल्गोरिदम्स होते हैं, ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं। तो मशीन लर्निंग और डेटा साइंस 70-80% सेम ही चलेगा। मशीन लर्निंग में बेसिकली वो सारे एल्गोरिदम्स और कोड के बारे में आप सीखते हो जिनकी मदद से आप अपने पास जो बहुत सारा डेटा है, आप उसको अलग अलग तरीके से आप एनालाइज कर सकोगे या उसमें से आप इंसाइट्स निकाल सकोगे। ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स करते हैं। आपकी जो रिकमेंडेशंस बदलते जाते हैं, वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। फिर होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सब कुछ आ गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग चीज हो ही नहीं सकती। एवरीथिंग दैट वी स्पोक अबाउट डेटा साइंस, एवरीथिंग दैट वी स्पोक अबाउट मशीन लर्निंग, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? जैसे एज ह्यूमंस हम कोई भी सवाल को एनालाइज करके उसका जवाब दे सकते हैं। अभी अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा ना, तो आप लोग उसका जवाब दे सकोगे। वो राइट है क्या रॉन्ग है वो अलग बात हो गई। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे को करेक्ट आंसर दीजिए। द फैक्ट इज, मैं अभी अगर आपसे कोई सवाल पूछता हूं तो आप उसको एनालाइज करके यू कैन एक्चुअली गिव मी द आंसर। हम कोशिश कर रहे हैं कि मशीन्स भी हमारी तरह सोच सके, ह्यूमंस की तरह सोच सके, और वो चीज हम अचीव करने की कोशिश करते हैं यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सोचिए, जैसे हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं एज ह्यूमंस, जैसे हम एक्शन ले सकते हैं एज ह्यूमंस, अगर मशीन्स वो चीज कर सके तो अपने लिए कितना चीजें आसान हो जाएगी। सी दैट इज व्हाई आई कीप सेइंग कि कभी भी मेरा एआई का जो कोर्स है वो बिना मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के हो नहीं सकता। मेरा डेटा साइंस का कोर्स बिना मशीन लर्निंग के हो नहीं सकता। तो जब सब साथ में मिलके काम करते हैं, तो आपका सिलेबस कैसे अलग हो सकता है? नाम भले अलग अलग है, आपका करिकुलम सेम ही चलने वाला है। राइट। सब सारी की सारी ये अमेजिंग फील्ड्स है। अगर आपको अच्छे कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल रहा है, डेटा साइंस मिल रहा है, मशीन लर्निंग मिल रहा है, एआई मिल रहा है, आप आंख बंद करके लीजिए, यू विल हैव एन अमेजिंग करियर। और एटलीस्ट अगले 15-20 साल तक एटलीस्ट मशीन लर्निंग, एआई, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये कहीं नहीं जा रहा है। इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में तो ऊपर 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 डिमांड बढ़ ही रही है। व्हेन वी आर ट्रैकिंग फॉरेन यूनिवर्सिटीज, स्पेशली द यूएस, तो ये काफी ज्यादा इसका डिमांड बढ़ रहा है। इनफैक्ट अगले हफ्ते में हम एक सेशन इस बारे में भी करेंगे कि एजुकेशन अब्रॉड में कैसे प्लान करना चाहिए अभी से। तो वो चीज भी अपन करेंगे, क्योंकि आज जो आप डिसीजन लेते हो वो आपको वहां पर भी आपको इम्पैक्ट करेगा। तो अपने को मास्टर्स वगैरह का भी एक बार अभी सोचना जरूरी है। अभी अगर मैं बोलूंगा ना अरे मास्टर्स के बारे में भी सोचो, तो आप बोलोगे अरे अभी तक तो ग्रेजुएशन का एडमिशन नहीं हुआ, मास्टर्स की बात करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आज जो आप डिसीजन लोगे वो आपके मास्टर्स के डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करता है। फिर चाहे आप इंडिया में पढ़िए चाहे आप बाहर पढ़िए, तो एक नजर उस पर रखना जरूरी है। तो उसके लिए अपन एक अलग से सेशन लेंगे। सो ये था एज फार एज द सिलेबस ऑफ ऑफ कंप्यूटर एंड रिलेटेड एलिड ब्रांचेस बोला जाता है, आईटी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को। बेसिकली दीज आर ऑल सबसेट्स ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सेम ही है ये सारे। नेक्स्ट प्लीज। बात करेंगे स्कोप की कि भी अभी मैंने ये पढ़ लिया, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ लिया, मशीन लर्निंग, आईटी वगैरह ये मैंने पढ़ लिया, तो मेरे को क्या क्या जॉब मिल सकते हैं? व्हाट इज द करियर दैट आई कैन लुक एट? ये सभी में आप बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन सकते हो। मोस्ट पीपल विल जॉइन द कंपनी एज एज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब जैसे फुल स्टैक जनरली ये टर्म जावा के साथ यूज किया जाता है। सो जावा के अलग 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 टूल्स हैं, जावा के अलग अलग मेथोडोलॉजीज है। वो सारे सीख के अगर हम हर टाइप का एप्लीकेशन बनाने की बना सकते हैं, तो उसको फुल स्टैक डेवलपर बोला जाता है। तो उसका उसका बहुत ज्यादा डिमांड होता है। You can get a job as a data analyst, you can have a job as a data scientist, database administrator, one of the highest paid
paid jobs in the industry. You can be a cyber security specialist, computer network architect, आप game designer बन सकते हो. One of our students is doing amazingly well. Last year UK गया है for game designing. He had done electronics engineering here, working as a game designing student at University of Salford in UK, doing phenomenal. Right? So ये अब्रॉड ये सारे करियर्स भी हो सकते हैं. ऑटोमेशन इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर है, ऐसे तो बहुत सारे स्कोप है, बट दीज आर द मोर पॉपुलर career opportunities that you can get if you study, say, computer and allied fields. Next, please. मैंने ग्रेजुएशन तो ये सारी ब्रांचेस में कर लिया. मेरे पास फर्दर स्टडीज का क्या ऑप्शन है? मास्टर्स को अपने प्लान में रखना जरूरी है, क्योंकि ये बच्चों का, ये जनरेशन का बिना मास्टर्स के काम चलने वाला नहीं है. लेट्स गेट दैट फैक्ट एब्सोल्युटली राइट. ओके, दो तरीके से आप मास्टर्स कर सकते हो. ज्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ये दो ऑप्शन लेते हैं. पहला होता है आप इंडिया में कर सकते हो या अब्रॉड कर सकते हो. ऑन द लेफ्ट ऑफ योर स्क्रीन इंडिया की हम पहले बात करते हैं. मान लीजिए मैं बी कर रहा हूं और अब मैं चाहता हूं कि मैं एमई या एमटेक करूं. और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लगभग सभी ब्रांचेस के ऊपर ये चीज लागू होती है. इंडिया में आप एमई या एमटेक करना चाहते हो तो आपको एक एग्जाम देना होता है गेट करके. वैसे भी आपने जेई दिया, अब आपका जेई का स्कोर आया होगा, परसेंटाइल आया होगा, उसके बेसिस पे आपके एडमिशंस होंगे. भाई पहले आईआईटीज आ गए, एनआईटीज आ गए, वो सब आ गए. ऐसे ऐसे ही गेट के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है. अब गेट के बेसिस पे द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन गेट इज आईआईटीज. आप आईआईटी जा सकते हो. लेकिन अगेन ये है, आप ये समझ लीजिए कि आईआईटी में सीट्स बड़ी लिमिटेड है. गेटिंग एडमिशन टू आईआईटी इज ऑलवेज अ टास्क, चाहे वो अंडर ग्रेड हो चाहे वो पोस्ट ग्रेड हो. अनफॉर्चुनेटली आईआईटीज के अलावा बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट है जो मार्केट में कुछ भी वैल्यू रखते हैं. तो अगर आप मेरे को बोलते हो कि मैंने मुंबई के ऐसे किसी भी कॉलेज से एमई या एमटेक कर लिया, यस, आपकी डिग्री बिल्कुल वैलिड है, बट इंडस्ट्री उसको कोई ज्यादा वेटेज देती नहीं है. सो एमई एमटेक अगर आप करते हो तो बहुत सोच समझ के करिएगा कि आप कहाँ कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो. तो दूसरा एक ऑप्शन जो स्टूडेंट्स लेते हैं वो है, से इंजीनियरिंग के बाद एक दो साल का एक्सपीरियंस लिया एंड देन दे अपीयर फॉर कैट और सीईटी एंड देन दे ट्राई फॉर एन एमबीए. ऑब्वियसली आप जब एमबीए करोगे तो आपके पास जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो है आईआईएम. जितना डिफिकल्ट आईआईटी का एडमिशन है, उतना ही डिफिकल्ट आईआईएम का भी आपका एडमिशन होता है. लेकिन आईआईएम के अलावा वो कॉलेजेस जो फेमस हैं एज फार एज एमबीए आर कंसर्न, आपका जैसे आपका जमनालाल बजाज हो गया, एसपी जैन हो गया, आपका नरसी मुंजी हो गया, दीज आर सम रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट, सिम्बायोसिस पुणे, ये सारे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट. लेकिन इनके अलावा वापस आपने कोई लोअर कॉलेज से अगर आपने एमबीए कर लिया ना, वापस से उसकी कोई वैल्यू मार्केट में नहीं हो. राइट? तो ये आपके पास ऑप्शंस है. आपको ये सोचना मास्टर्स में बहुत जरूरी है कि आप जो भी डिग्री ले रहे हो मास्टर्स लेवल पे, वो कितनी ज्यादा डिमांड में है, वो देखना बहुत जरूरी है. इतने सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बाहर क्यों पढ़ते हैं? दो रीजंस. एक, बाहर अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलना आसान है एज कंपेयर टू आईआईटीज एंड आईआईएम्स, क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं. अकेले यूएस में 4,000 यूनिवर्सिटीज है. दूसरी चीज ये है कि इंडियन टेक डिग्रीज का बाहर काफी डिमांड है, काफी वैल्यू होती है उसकी. तीसरा, आज फाइनेंस के इतने ऑप्शन हो गए हैं ना कि आप कोई भी डिग्री आप अब्रॉड लेने जाओ तो आपको फंडिंग बड़े आराम से मिल जाती है. एंड दिस इज द रीजन why lot of students are studying abroad. पिछले साल का जो डेटा गवर्नमेंट से आया है, 7.5 लाख इंडियन स्टूडेंट्स देव ट्रैवल्ड अब्रॉड फॉर स्टडीज. और ये साल वो नंबर और बढ़ने वाला है. तो ऊपर ऊपर ये बढ़. आप क्या कर सकते हो? आपका इंजीनियरिंग जब आप थर्ड ईयर में आते हो, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक जीआरई और टोफल और आइल्स. वो सारे एग्जाम्स आप प्रिपेयर करके देन यू कैन गो फॉर एन एमएस और एन एमएससी प्रोग्राम. एमएस यूएस में होता है, यूरोप वगैरह में वो एमएससी बोलते हैं उसको. वो प्रोग्राम्स, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो. अब उसमें यू कैन गो टू यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, बहुत सारे कंट्रीज आपके पास हैं. और एज वी स्पीक टुडे सबसे ज्यादा जो ब्रांचेस डिमांड में चल रही है व्हेन इट कम्स टू मास्टर्स इज डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स. इसमें आई वुड आल्सो वांट टू ऐड साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग. ये 5-6 ऐसे डोमेन है ना जिसका बड़ा डिमांड है. तो थोड़ा सा ये भी आप सोचिएगा कि अच्छा, मैं बी अभी एडमिशन लेने वाला हूं, उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए जाऊंगा, तो मेरा क्या प्लान हो सकता है. अकॉर्डिंगली आपने डिसीजन लेना. एक और बात मैं आपको फिर से एक बार हाईलाइट करना चाहूंगा. वेदर यू टेक कंप्यूटर, आईटी, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एआई,
आप इसमें से कोई भी लीजिए, आपके ये जो ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, मास्टर्स के इन इंडिया और अब्रॉड, ये नहीं बदलते हैं, पांचों ब्रांच के लिए सेम ही रहने वाले हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं। राइट, ओके, नेक्स्ट प्लीज। सो ये था कंप्यूटर इंजीनियरिंग और उससे रिलेटेड। Obviously, I'll now be handing over the session to Ulka Padwalkar ma'am, who will be taking you through electronics and the group. But in the meantime, अभी हमने जो भी डिस्कस किया उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज फील फ्री, आप अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। I'll try and answer questions pertaining to अभी तक हमने जो सारी चीजें डिस्कस की है। Yes. Any questions, anyone? हेलो। Yes, संजय सर। सर मैकेट्रॉनिक्स जो है नया ब्रांच आया है, बराबर उसके बारे में क्या स्कोप और। सर, मेकाट्रॉनिक्स पहली तो नई चीज नहीं है, 4-5 साल पुरानी है। हम डेफिनेटली मेकाट्रॉनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये डिस्कस करेंगे जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं। या Mechatronics is basically a combination of mechanical and electronics. Honestly, इंडियन मार्केट में इतना पिकअप नहीं हुआ, और जो कॉलेजेस ने एक्चुअली मेकाट्रॉनिक्स इंट्रोड्यूस किया था उसमें से काफी सारों ने उसको बंद कर दिया है, वापस से they've gone back to pure electronics. My advice always is don't go for mechatronics at undergrad level. Undergrad level पे go for either pure electronics or go for pure mechanical, और आप मास्टर्स लेवल पे फिर आप mechatronics कीजिए। अंडरग्रेड लेवल पे mechatronics is not advisable। ओके और डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड ब्रांचेस। ओके, थैंक यू सर। Sir, Hello. what about Yeah, my biotech? Sir, what about biotechnology engineering? Is that a field available and in India? And Yes, do you think see it's the that right? is what is, अभी we are speaking only related to computer and allied branches। अपने नेक्स्ट सेशन में जब ये सारी ब्रांचेस आएगी उसमें हम मैकेनिकल कवर करेंगे, केमिकल कवर करेंगे, सिविल, ये बायोटेक भी तब आएगा, तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो डिस्कशन अलग ही चला जाएगा, नहीं तो Okay, विल बी noted, sir. कवरिंग Thank ऑल you. द ब्रांचेस। Understood, sir. Thank you. hello. यस, या मिथिलेश। Yeah, myself. Yeah. Actually, you have given more weightage, I think, in MS or MSc. So now college, basically, it is important for taking the computer science or all this. In Malta City, there are a lot of colleges, and now there is confusion which college is best and which college is average, which college is poor. So this thing basically we are thinking for the admission. And now in parallelly, you are also telling the MS is must. Now, once MS is must, then I think that college is that much important or not. My question is, सर कैसा है, देखिए, जब आप एमएस के लिए जाते हो, अब मान लीजिए आप मेरे पास, आप मेरे को बोलते हैं कि भाई मेरे स्टूडेंट के लिए मेरे को यूएस में अप्लाई करना है। सी, आपका स्टूडेंट अगर ऑन 10 अगर 8.5 सीजीपीए उसने कंसिस्टेंटली लाया है, जीआरई स्कोर डिसेंट है, टोफल स्कोर डिसेंट है, तो वेरी ऑनेस्टली आपने किस कॉलेज से किया है वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा। हाँ, ये जरूर अपन कोशिश करेंगे कि जो भी अपना स्कोर आता है उसमें बेस्ट पॉसिबल जो कॉलेज है इंजीनियरिंग का वो लेंगे। बट वेरी ऑनेस्टली, आप कॉलेज ए और कॉलेज बी से आए हो दो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कॉलेज ए कॉलेज बी से स्लाइटली बेटर है मुंबई में, लेकिन दोनों स्टूडेंट का स्कोर लगभग सेम है, जीआरई भी लगभग सेम है और टोफल भी लगभग सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और चीज आप समझिए, जब अब्रॉड एडमिशंस के लिए अप्लाई किया जाता है ना, तो वो कॉलेज से ज्यादा वो ये देखते हैं कि आप एज अ स्टूडेंट आपका परफॉर्मेंस कैसे रहा, और एज एन इंडिविजुअल आप क्या हो। अपना रिकॉर्ड बहुत अच्छा रखना जरूरी है। यू माइट गेट एडमिशन टू वीजेटीआई, लेकिन वीजेटीआई में जाकर आपने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो आप ये मत समझिएगा कि खाली मैं वीजेटीआई में हूं तो मेरा काम बन गया। यू माइट बी मे बी इन अ स्लाइटली लोअर कॉलेज, लेकिन आपका 4 साल का परफॉर्मेंस अच्छा है, यू आर स्टिल गुड टू गो। तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को आईआईटी या वीजेटीआई या सीओईपी होना चाहिए तो ही मेरा एमएस हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। thank you. यस, एनी मोर क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू कंप्यूटर एंड रिलेटेड ब्रांचेस अभी? थ्रू आउट द सेशन जब भी आपके पास क्वेरीज आती रहेगी, आज कल परसों, आपके कॉलेज के अंदर जाने तक जब भी क्वेरीज आएगी, यू आर ऑलवेज वेलकम। आप लोग क्वेरीज के लिए आप सोचिए मत, क्योंकि होता ही है, इनफैक्ट आप ये समझिए जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी ना उतना कंफ्यूजन बढ़ता है।
हाँ, ये रिक्वेस्ट जरूर है, खास करके जो पेरेंट्स आज अटेंड कर रहे हैं, कि लेट्स मेक श्योर कि स्टूडेंट्स आर आल्सो अटेंडिंग द सेशन, सो उनको भी मालूम रहना जरूरी है. ओके, आई हेलो। डोंट थिंक. हाँ हाँ संजय सर बोलिए. हाँ सर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए अभी स्टूडेंट का कंसेप्चुअली सब्जेक्ट कौन सा बेस्ट बेस्ट या होना चाहिए, मतलब आइदर फिजिक्स मैथ्स एंड मतलब इस जनरली। सर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या है मालूम है, इट्स अ लॉजिकल सब्जेक्ट. तो ऑनेस्टली आपका फिजिक्स बहुत अच्छा है, आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, या आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, उससे मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज नन ऑफ दी सब्जेक्ट्स आर लॉजिकल, दे आर न्यूमेरिकल बेस्ड. सो आपका अगर अगर क्या बोलेंगे, एप्टीट्यूड अगर आपका ठीक है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग अगर ठीक है ना, तो आप आराम से कर लोगे. अब प्लीज ये मत सोचिए कि कोई स्टूडेंट मैथ्स में बहुत अच्छा है तो उसको कंप्यूटर्स में एडवांटेज हो जाएगा, या फिजिक्स में अच्छा है तो आपका एडवांटेज, ऐसा कुछ नहीं होता. लॉजिकल रीजनिंग है. इनफैक्ट वी सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट ग्रेट एट फिजिक्स एंड मैथ्स, बट दे डू रियली वेल इन प्रोग्रामिंग, बिकॉज उनका लॉजिकल रिलेशन या लॉजिक अलग अच्छा चलता है. They are not very good at say applying formulas, या they are not very good at remembering formulas and stuff, लेकिन वो कंप्यूटर्स में बहुत अच्छा करते हैं बिकॉज उनका लॉजिकल रीजनिंग अच्छा हो. तो कोई फर्क नहीं पड़ता इफ यू आर ग्रेट एट मैथ्स और इफ यू आर नॉट सो ग्रेट एट मैथ, यू कैन स्टिल बी अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर. थैंक्स सर। यस, एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज. सर ये है कि हमारे सेशंस में ना सर टाइम हम थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं, क्योंकि ना वो गड़बड़ करके घाई करके चीजें नहीं होती. तो सारे सेशंस में ना थोड़ा सा टाइम आप हाथ में रखिएगा. आई अंडरस्टैंड कि संडे का दिन है, आप लोग भी बिजी होते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या आगे सेशंस में भी, लेकिन अगले हफ्ता 2 हफ्ते ये चीज अपने को करनी बहुत जरूरी है, टिल वी फिल द एडमिशन फॉर्म्स. ठीक है. Okay, so that's about it from my end. I'm very much here. कुछ भी questions है तो हम बाद में लेंगे. I'll now hand over the session to Professor Ulka Padwalkar. She will be taking us through our electronics and related branches. Over to you, Ulka. Okay. Good morning. I'm Ulka Patwalkar. So let's continue. We have seen, hello, am I audible? Hello? Ulka, we can't hear you now. No. Hello? Yes. Yeah. भी ठीक है. Yes. So initially we have seen the software side of the electrical engineering. Now we will just move towards the hardware side of the electrical engineering. First, coming to the core branch, which is the electrical engineering, and later on it got bifurcated into the various branches which we are seeing today. As in how the research part taken over in electrical engineering, the sub branches come into the picture. But the core branch is always an electrical engineering. And we will just start with electrical and then we will move to the hardware side of that particular part. Now, what you exactly study in electrical engineering? The first year for all the branches, plus or minus, it's always the same. You study more general topic. And जैसे जुनैद sir ने clearly बोला है कि first year is just to get accompany with the culture of the engineering course. So right from basic to the advanced, you learn in that 4-year duration course. So in first year, it will be always starting with your mathematics, physics will be there, in some part chemistry is also there, computer programming basics will be there. Then pertaining to electronics or electrical engineering, you will be studying more clearly on BEE, that is basics of electronics. Then you study about the engineering mechanics, the drawing and graphic parts, engineering materials, and even you study about the communication skills, which you should have, or the basic ethics you must have when you appear for your job purpose or in the job culture or corporate culture. Then
In middle years, that is nothing but second year and third year mein, you specifically study about that particular branch, niche, field. Again, a very brief idea about the subjects can be like digital electronics and microprocessors, communication systems like analog communication, digital communication, power electronics, circuit analysis and electronics, electromagnetism. So these are the basic subjects in brief you will be studying in the middle years. And then the more focus or the concentrated part goes to the final year subjects, which will have the power systems, control systems, in-depth electrical machine and devices, communication systems, VLSI, and there are few elective subjects which do change based on the trend what is going on in the market. Like presently, the market is more on green technology. It is more on renewable energy, robotics, biomedical instrumentation. So these topics, yes, the universities try to inculcate as an elective course, and you need to be very smartly selecting that particular part in your middle years and the final years. Even when you plan for any project to be done, even right from second year, you need to be very focused कि आप क्या project select कर रहे हो. So that's the reason when we start the journey, see first year तो आपको सिर्फ समझने में चला जाएगा कि engineering है क्या चीज करके, and obviously जो एकदम से swift आता है, like आपका admission होते होते almost September हो जाएगा, mid September में college start होगा या October में college start होगा, and immediately December में exam आएगा, तो वो 2 महीने का semester pattern, year pattern से semester pattern में shift होना, students really go with a lot of dilemma in that 2 to 3 months. Sem 1 is like a war for them कि जहाँ पे they are like जो इतना fast हो रहा है ना सब चीजें कि बहुत अच्छे भी रहेंगे जो जिनको 90s plus score किया रहेगा, they do get KTs in their first sem and it's okay, it's fine. ठीक है, first year पूरा इसमें dilemma में जाता है, but when you start with your second year, try to be focused कि कौन सा subject अपने को अच्छा लग रहा है या which subject में आपको आगे future करना है, and then accordingly at every semester if you get the option of selecting the elective subject, do select what you want to achieve after your masters. Don't select कि हाँ 120 students are opting for that subject क्योंकि उसमें marks बहुत जल्दी मिल जाता है, अच्छा मिल जाता है, teacher बहुत अच्छी है. Don't go with that peer pressure. Select the elective courses very smartly because with respect to hardware domain, you will be getting the elective subjects right from your semester 3 and semester 4. Okay. So this was about the electrical engineering. The next is the most popular is electronics engineering. Again, in electronics engineering, plus or minus, you will be studying your first year and middle years same, but the more focus will be on electromagnetic fields and waves, control systems. You will be studying microprocessor and microcontrollers in deep, power electronics and drivers, electronic devices and circuits, also both analog and digital you will be studying, and the most important one, which is signals and systems, you will be studying in depth. So compared to electrical engineering, electronics engineering, you will be studying the subjects in say 10% more in electronics engineering. After that, the final year subjects do vary. That is VLSI designs, DSP, digital signal processing, embedded systems, communication systems like wireless communication systems, 5G, 4G technologies, all that. Control systems again, and power electronics subjects. In elective subjects, again, you are getting the options like Internet of Things, robotics, all that part will be there. So again, the point comes to like, okay, if you plan, I want to do my master's in IoT, then you need to be very firm right from your second year that, okay, when IoT is there,
the main focus should be on electronics devices and circuits, or power electronics and drivers, because that are the base where the hardware starts get developed, and then you can move towards the higher version of IoT. The next branch is electronics and telecommunication engineering. The basic subjects remain same. In electronics and telecommunication engineering, they are more focused on the advanced telecommunication networks. Like when we studied our degree, it was 3G in picture, which was emerging technology. Now it's 5G and 6G, which is called as an emerging technology. Fiber optic cable abhi bhi tha, abhi bhi in trend hai. But obviously the machineries to handle that cables are being changed drastically, and you will be studying that upgraded syllabus. Wireless communication is there, advanced telecommunication network is there, RF and microwave engineering devices are there. We say that Wi-Fi is available everywhere, but वो तभी available है जब वो device is working your properly. If your router is not proper, if the networking end is not taken care properly, obviously net चलने नहीं वाला है. There is no access to your computers also, no phones, no Instagram, no Facebook. So background में जो hardworking person है, that is the electronics and telecom engineer who sets the entire network. You will be studying that, and then it comes to the actual implementation of the technologies. So in general, you will be studying all about the electronics and telecom part, the telecommunication networks in electronics and telecommunication engineering. After that, we will move to the not so demanded or not that available engineering, but yes, it is the base of many sub-branches, that is the instrumentation engineering. In instrumentation engineering, you will be more studying about the electromechanical systems, or digital electronics, or measurement and control instrumentations, analytical instrumentation. Now, when sensors, that is the major part which are being used in every part of the device, whatever you are using. Right from your mobile, you are able to just touch your finger and your mobile gets unlocked. You can just, your face recognition is there, and the capturing of the face need to be taken care. So this all things are taken care by the sensors basically. And that hardware level you will be studying in the instrumentation. The initial purpose for the instrumentation engineering was manual work se semi-automatic mein aaya tha. What do you mean by semi-automatic? Machines were there, but it was being handled by the people. Like a person is needed to supervise that machine. After that, now the trend is going towards the IoT, that is without an human intervention, the smartly artificial intelligence, the people are just implementing the algorithm, and the entire machine is able to do their own work. But understand कि वो machine तो बनाना पड़ेगा ही ना. Even if the computer person is doing the software and he is taking care of working of that machine automatically, but there is a demand of that machine. There is a demand of that sensors. So it's not like that ki ye stream is out of the syllabus or out of the vision. No, it's still there in demand. Just from right from the beginning, you should be focused that what exactly at the end you want the designation in front of your name after taking this particular branch. The last one for the today's discussion is the biomedical engineering or biotechnology. One of our friend has asked me, ma'am, what is the biotechnology or biomedical? When generally we say the biomedical part or biotechnology, the people have the misconception it is related to medicines. No, it is not related to the medicines. It is related to a device or an engineering work which a doctors might need. Okay, so right from your imaging captures as shown in the picture, the X-ray machines, then various tablets are being
present, which are just have to be taken inside. They will be doing, and they will be inserted in our body. They will be going to that particular place, like in a heart. It will do that minor surgery, and it has been coming out naturally from that body part. So this is the work of the biotechnology engineer or a biomedical engineer. It's not related to anything with respect to medicine. So right from the middle years, they are quite focused on biomedical instrumentations, medical imagings, biomechanics, biomaterials, and tissue engineering, even in respect to the cybersecurity part. When the fingerprints are being taken, they are being analyzed. So for analysis purpose, the machineries, whatever are being required, they are again being developed by a biomedical engineers. Then biomedical systems. After that, in in final year, they are more focused on biomechanics or biomaterials. Like just now I gave you the example कि एक medicine आप ले सकते हो मुंह में, वो जाके particular organ पे जाके it can cure and it comes out naturally from your body. So that is nothing but that will possible if the person is knowing about that what material it need to be covered, and then it can do that operations perfectly. So right from the second year till final year, you will be having a various part. Again, there are various elective courses which are available. Once you decide what is the designation you want, according to that, the elective courses can be selected. Any doubt till this point? Electrical engineering, electronics engineering, electronics and telecommunication engineering, biomedical engineering, and instrumentation engineering. I will not say कि ये पांचों hand to hand जाते हैं. It's like electrical, electronics, and telecommunication. ये तीन चीजें hand to hand जाते हैं because you more study about the electronics part in it, and electromagnetic waves also you study in that part. Whereas instrumentation and biomedical will go in hand to hand. So जब भी आपको admission मिल रही है, if you are getting in electronics instead of electronics and telecommunication, there is a like change only of 10 to 20%, and वो 10 to 20% का option भी आपको elective courses में मिल जाए. Yes, few companies जो आती है hire करते हैं, उनका रहता है जो especially computer background से रहते हैं, they prefer computers, IT and electronics and telecommunication engineers. But that is not because of the course, whatever they are learning, but majorly EXTC ज़्यादा higher score वाले बच्चे जाते हैं, इसके लिए that is preferred by the companies. So even if you are in electronics engineering or electrical engineering, and if your score is good, and if you're planning for masters, anyways, it won't make any difference. But even for the job placement, you need to be quite sure that, okay, fine, this is the profile where I will be applying. And personally, if you ask me, learning hardware is a bit difficult than learning software. That's my personal opinion. It's not in general part. किसी को vice versa भी रहता है. Because hardware का कैसा है कि you don't get that exposure to study that hardware. So when in engineering, you get that exposure in this 4 years of course, at least you are aware of basic things if you are regular to the college, obviously. Any doubts regarding this 4 streams? No doubts? Okay. So I will just move to the... Hello. Yeah, Datan. Ma'am, for biomedical engineering and instrumental engineering, the student must have taken 11th, 12th biology subject, right?
Yes. besides PC? PCM, PCB also they require. Okay, okay, okay. Just Thank you, ma'am. just a moment. Junaid, you are not audible. Am I audible now? हाँ. Last year and the year before they had removed this criteria कि अगर आपको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करना है तो जरूरी नहीं है दैट यू शुड हैव टेकन बायोलॉजी इन 12th। 3 साल पहले तक ये क्राइटेरिया हुआ करता था, अब ये क्राइटेरिया नहीं है। ऑल्सो And many autonomous. एक और चीज दैट आई वुड वांट टू ऐड इज कि बहुत सारे लोगों को ना डिफरेंस नहीं समझता बिटवीन बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल। सी एक सिंपल सी चीज है, बायोटेक्नोलॉजी ना बेसिकली विल टॉक मोर अबाउट प्रोसेसेस। या जैसे सपोज आपका जो पैकेज फूड आता है, अब वो पैकेज फूड में जो हम प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, जो पैकेजिंग करते हैं, वो जो केमिकल्स और वो जो पूरे प्रोसेसेस है, दैट इज व्हाट यू विल स्टडी इन बायोटेक्नोलॉजी। But when you say biomedical, it goes more towards the human side of it. जैसे उल्का मैम ने बताया कि हॉस्पिटल में जो आपके इक्विपमेंट सारे बनते हैं, जैसे आप अगर एक हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पे आपका एमआरआई मशीन है, आपका एक्सरे मशीन है, हर टाइप के जो बॉडी स्कैनर्स एंड ऑल हैं, वो सारी चीजें आप एज अ बायोमेडिकल इंजीनियर पढ़ते हो। एज अ बायोमेडिकल इंजीनियर आपके जो ज्यादातर जो जॉब्स होते हैं ना, वो हॉस्पिटल से रिलेटेड या एसोसिएटेड होते हैं। So we've seen that a lot of girl students now they prefer biomedical because then you get associated with a hospital, you're working with a hospital, and that's fine. Whereas biotech as an engineer, जब आप complete करते हो, you're working more with other industries. जैसे से FMCG या food industries में उसमें आप जॉब करते हो, तो there is a huge difference between biotech and biomedical. इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में भी जैसे उल्का ने बताया, इंडिया में देयर आर लिमिटेड कॉलेजेस एंड देयर इज लिमिटेड स्कोप टू इट, क्योंकि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज कर रहे हैं ना, उसमें से ज्यादातर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज होती है। लेकिन क्या हुआ है, if you look at companies like if you look at say countries like say Germany, or if you look at countries like say US, your instrumentation engineers will have a lot of demand. I always tell the student, always think कि अगर आज मैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ले रहा हूं, व्हाट इज माय प्लान? इफ यू वांट टू स्टे इन इंडिया एंड मेक अ करियर ओवर हियर, then instrumentation is not the branch for it. It will give you a lot of demand. Same thing applies to biomedical and biotech also. They'll give you a lot of scope, but unfortunately not in India. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आप बात करते हो, हम ये चीज इलेक्ट्रिकल के बारे में नहीं बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सबसे बड़े जो रिक्रूटर इंडिया में है, वो है आपका इंडियन रेलवेज। they will always hire huge number of electrical engineers. अभी आपने कल देखा, वो अनफॉर्चुनेटली अगर कहीं भी आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम अगर मिसफायर कर जाता है तो कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है। जो कल से जो उड़ीसा के जो ट्रेन एक्सीडेंट की जो न्यूज आ रही है, इट्स नथिंग बट एन इलेक्ट्रिकल फेलियर। एक बड़े नंबर पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को हायर करता है इंडियन रेलवेज। Indian Armed Forces will always hire a lot of electrical and mechanical engineers. वहां पर आपके पास काफी स्कोप होता है। एविएशन सेक्टर विल नीड लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। योर शिपिंग इंडस्ट्री नीड्स लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल engineers as well. So if you can get electrical engineering in a good college like say Sardar Patel College or maybe a VJTI or something of that sort, then you can definitely look at it. बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इलेक्ट्रिकल को उतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है, बट द फैक्ट इज एक अच्छे कॉलेज से अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं ना, इट विल ऑलवेज फाइंड लॉट ऑफ स्कोप इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। अनफॉर्चुनेटली बायोटेक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में हम यही चीज इंडिया में नहीं बोल सकते हैं। यू विल फाइंड ग्रेट स्कोप बट ब्रॉड। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें जो अपने को पता होना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए while we secure our admissions. Yes, any questions, any queries please? Just to add my point, here are the few lists where the electrical engineers sub branches will get the job opportunities. So when I'm saying you the designation, so you need to be very sure that what designation you want. So there are few designation. You can just search about it, and then accordingly you can plan your undergraduation with it.
So it's like energy engineer, field service engineer, and yes, there are huge opportunities in the government jobs when you take the hardcore electrical engineering or electronics engineering or biomedical engineering, all that subjects. Regarding the further studies, again, same applies in India. If you want to do your MA and MTech, give your GATE, and the best option is IIT. And many students do come up with like, ठीक है, पूरा hardware कर लिया, सब सीख लिया, and then they want to shift towards the management side of it. So after 2 to 3 years, or say mostly after 4 to 5 years, they give CAT and they take the admissions in MBA. Personally, I never ever prefer to change from engineering line towards to go move towards the management side. At least take an experience of 10 to 15 years and then you get upgraded towards that management level. The most preferred countries, it is same as whatever we discussed for computer engineering, but the most popular one is also Germany. What are in demand as of now? IoT, aerospace engineering, automobile engineering, energy storage and battery technology, photonics and optoelectronics, VLSI course. Again, I will repeat, right from your second year, be alert what you want to do. Even for your master's level, every subject, whatever you learn at your undergrad level, right from say second or third year, that niche field is available abroad for your master's level. So be alert with the process, whatever you are learning, and be alert with the syllabus, whatever you are learning. Try to find what interests you more at your personal level. Just friend कर रहा इसके लिए मैं भी करूँ. No, that doesn't work. Even in electronics domain also, or even in the electrical domain also. Okay. So this was all about from our side. Any doubts, any queries? In depth, anything? Okay, so I presume that there are no more questions. आपके अपना ना पूरा जो सेशंस का जो शेड्यूल है इस वीक का was posted on the group, so we'll be reposting it. We are meeting again tomorrow evening, क्योंकि जैसे अभी आज 2 डोमेन डिस्कस करने में 1.5 घंटा निकल गया, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है. कल जब हम मिलेंगे तो वी विल टॉक अबाउट mechanical engineering, civil engineering, automobile production, chemical, civil, all those branches we'll talk about. And then we'll also talk about what are the different types of colleges. एडमिशंस के लिए जब हम अप्लाई करेंगे तो अलग अलग टाइप के कॉलेज क्या होते हैं, कौन से कॉलेज में क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, अपन उसके बारे में बात करेंगे. अभी तक गवर्नमेंट का एग्जैक्ट एडमिशन प्रोसेस आया नहीं है, वो आपके रिजल्ट के बाद ही आएगा. लेकिन लास्ट ईयर प्रोसेस कैसे होता था वो भी अपने आने वाले एक सेशन में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे. सो बिफोर योर रिजल्ट्स आर आउट, ये रिजल्ट आता है तब तक अपने पास सारी इंफॉर्मेशन अपने पास होना चाहिए. ऑल्सो एक रिक्वेस्ट, ऑन आवर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब बहुत सारे जो नॉर्मल क्वेश्चंस जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड आते हैं उनको हमने छोटे छोटे रील्स के फॉर्म में उस पर आंसर करके रखा हुआ है. So if you just go through that, you will get those as well. Also, I've opened up the group for people to post. So अगर आपका कोई फीडबैक है, कुछ स्पेसिफिक चीज है, तो आप उस ग्रुप पे डाल सकते हो. Our experience in so many years is कि जब एडमिशन प्रोसेस भी चलता है ना, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस, तो वो एक अपनी कम्युनिटी जैसी बन जाती है कि कोई फॉर्म फिलअप करते टाइम कहीं अटक गया, वो ग्रुप पे डालता है, दूसरा किसी ने फॉर्म फिलअप किया, वो इमीडिएटली आपकी हेल्प वहां पर कर देता है. तो वी कैन वर्क एज अ कम्युनिटी and get through this process comfortably. So that's about it, guys, from our end. Thank you. Thanks a lot कि संडे सुबह सुबह आप थोड़ा सा टाइम निकाल के आए. I look forward to seeing you tomorrow. कल शाम को फिर से एक 1 hour 15 minutes के सेशन के लिए हम मिलेंगे, जिसमें we'll complete the branches of engineering. Thank you. Thanks a lot.
Thank you very much, sir. Thank you.